हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक डाइनर से होती है, जहां जोसेफ नाम का एक व्यक्ति अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा होता है। दोनों हाल ही में $7 मिलियन लेकर फरार हुए हैं। हालांकि यह साफ नहीं होता कि उन्होंने बैंक लूटा या कोई और तरीका अपनाया। फिलहाल उन्हें कुछ समय के लिए छिपने की जरूरत है। सिडनी ने यह जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह कर्ज में डूबी थी और अपनी बेटी स्टेफनी को एक बेहतर जीवन देना चाहती थी। जोसेफ के पास पहले से एक योजना थी। वह एक महिला से मिला था जिसके पास एक गांव में खाली पड़ा घर था। यह जगह सुरक्षित ठिकाना बन सकती थी, जहां वे हालात शांत होने तक रह सकते थे। फिर वे अपने पुराने जीवन में लौटकर चोरी किए गए पैसों से एक नई शुरुआत कर सकते थे। डाइनर में बैठकर वे अपने प्लान पर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि अचानक पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी। बिना वक्त गवाए दोनों वहां से निकलकर पास के जंगल में छिप जाते हैं। उन्होंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और तालाब में पुराने सामान को फेंक दिया। दोनों के पास हथियार थे और अब वे उस घर की ओर बढ़ने लगे। सिडनी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। रास्ते में वे एक बड़े कार्न फील्ड तक पहुंचे, तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब वे घर के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां 3 लड़के बंदूक से निशाना साधने का अभ्यास कर रहे थे। सिडनी ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी जोसेफ अचानक दूसरी तरफ से फायर कर देता है, जिससे घबराकर वे लड़के भाग जाते हैं। जोसेफ सिडनी से कहता है कि अब समय बर्बाद किए बिना घर के अंदर चले जाना चाहिए। जब वे अंदर पहुंचे तो देखा कि घर बहुत पुराना था। देखने से यह लग रहा था कि वहां लंबे समय से कोई नहीं रह रहा था। हर तरफ धूल जमी थी और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। फिलहाल यह उनके लिए सुरक्षित ठिकाना हो सकता था। जिस व्यक्ति ने जोसेफ को यह घर दिया था, उसने इसे लेकर एक गुप्त जानकारी भी साझा की थी। यह सिर्फ एक साधारण पुराना घर नहीं था, इसमें कुछ रहस्यमयी खूबियां भी थी, जिनमें टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में टेलीपोर्ट करने की क्षमता शामिल थी। जोसेफ ने सोचा कि अगर वे कुछ समय यहाँ बिता लेंगे तो शायद चोरी का नामो निशान ही मिट जाएगा और वे बिना किसी खतरे के अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकेंगे। जोसेफ को पहले से निर्देश दिए गए थे कि घर में 2 पुरानी घड़ियां मौजूद हैं, जिनका समय खास तरीके से सेट करना होगा। तभी अचानक पुलिस सायरन की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। सिडनी भागने के लिए कहती है, मगर जोसेफ उसे रोकते हुए बताता है उन्हें बेसमेंट में जाना होगा, जो केवल घड़ियों के सही कॉम्बिनेशन से खुल सकता है। जल्दी से वे घड़ियों का संयोजन सेट करते हैं और दरवाजा खुलते ही दोनों नीचे उतर जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि पुलिस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है और हर कोने की तलाशी ले रही है। बेसमेंट में जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि वह टेलीफोन पर एक खास नंबर डायल करे। सिडनी फोन उठाती है, नंबर मिलाती है और एक अजीब सा शब्द बोल देती है। शायद यह कोई कोड वर्ड था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। हर चीज जैसे थम सी जाती है। कुछ सेकंड बाद जब वे बेसमेंट से बाहर आते हैं तो घर का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। अब यह एक उजड़ा हुआ पुराना मकान नहीं था, बल्कि सारा सामान अपनी जगह पर व्यवस्थित था। घर नया लग रहा था, मानो इसमें कोई रह रहा हो। जोसेफ तुरंत डायरी के निर्देशों को फॉलो करता है और लिविंग रूम में रखी घड़ी को घुमाकर चालू कर देता है। सिडनी हैरान थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है। मगर एक और अजीब बात यह थी कि जिसने भी उन्हें रहस्यमय घर में भेजा वह खुद यहाँ नहीं आया। इसका मतलब यह था कि पूरी कहानी में कोई और गहरी साजिश छिपी थी। जोसेफ उसे समझाता है कि अब यह जगह उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है, मगर एक शर्त पर। उन्हें यहाँ पूरे 14 दिन बिताने होंगे। उसके बाद वे अपने असली समय में वापस लौट सकेंगे, जहाँ सब कुछ शांत हो चुका होगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ उनके हिसाब से होगा या इस रहस्यमयी घर में कोई और राज छिपा था? दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब दोनों इस बात से खुश थे कि यहाँ कोई उन्हें खोजने नहीं आएगा। किचन में खाने पीने की भरपूर चीजें मौजूद थी और टेबल पर पुरानी रिकॉर्ड्स और फिल्मों का कलेक्शन रखा था, जिससे वे अपना समय बिता सकते थे। पहले दिन दोनों ने बस आराम किया। अगले दिन जोसेफ ने आसपास घूमने का फैसला किया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया क्योंकि उसे बताया गया था कि इस घर की एक सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस दौरान सिडनी को कुछ पुराने कपड़े मिलते हैं। घर के अंदर मौजूद सामान थोड़ा अजीब था। कुछ चीजें बहुत पुरानी थी तो कुछ आधुनिक थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनकी प्राथमिकता बस सुरक्षित रूप से छिपे रहना था। शाम को दोनों ने मिलकर खाना बनाया और फिर पैसों का हिसाब किताब किया। हर चीज को व्यवस्थित तरीके से नोट करना जरूरी था। सिडनी अपनी बेटी की तस्वीर देखती है और खुद को तसल्ली देती है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। दिन तेजी से गुजरते गए।
और देखते ही देखते 13 दिन बीत गए। एक रात वे दोनों घर में रखी कुछ एंटीक चीजों के बारे में बात कर रहे थे। फिर उनकी चर्चा अतीत की ओर मुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि उनके रिश्ते में पहले कुछ दूरी थी। शायद जोसेफ ने कभी सिडनी को पर्याप्त समय नहीं दिया था या मुश्किल वक्त में उसकी मदद नहीं की थी। मगर अब हालात अलग थे। वे अपने माता पिता को याद करने लगे और फिर सिडनी को एक पुराना गाना याद आया जिसे उनकी माँ अक्सर गुनगुनाया करती थी। आखिरकार 2 हफ्ते पूरे हो गए। वे इस बात से बेहद खुश थे कि अब वे यहाँ से निकल सकते हैं। सिडनी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बेचैन थी। दोनों ने घर की सफाई शुरू कर दी और जोसेफ ने सारा बेकार सामान जला दिया। अब जैसे वे इंस्ट्रक्शन फॉलो करके इस अलग टाइमलाइन में आए थे, वैसे ही वापस जाने के लिए कुछ खास निर्देशों का पालन करना था। मगर तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगा। तहखाने का दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उनकी नजर दरवाजे पर लिखे एक संदेश पर पड़ी। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पुराने मिल में चले जाओ। संदेश पढ़ते ही सिडनी घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे मिल की ओर भागने लगी। जोसेफ तुरंत उसके पीछे दौड़ा, उसे रोकने और शांत करने की कोशिश करने लगा। जब वे पुरानी मिल के अंदर गए तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। जगह जगह पुराने धार्मिक प्रतीकों और चर्च जैसी सजावट के अवशेष थे, जिससे लग रहा था कि यह कभी किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से इस्तेमाल होती रही होगी। लेकिन सबसे विचित्र चीज थी एक बुरी तरह सड़ी गली लाश जो एक लकड़ी के स्टैंड के पास पड़ी थी। उस स्टैंड पर अजीबोगरीब शब्द लिखे हुए थे, तुम समय के जाल में फंस चुके हो, यदि यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन कर दो। सिडनी यह सब देखकर घबरा गई। उसने दस्तावेज पर साइन करने से इनकार कर दिया और घबराहट में मिल से बाहर भागने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस क्षेत्र की सीमा पार करने की कोशिश की, उसे अचानक अजीब दर्द महसूस हुआ। कुछ ही क्षणों में वह खून की उल्टियां करने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो जोसेफ पहले ही उसे अंदर ले जा चुका था। अब दोनों को समझ आ गया था कि इस जगह से बाहर निकलना नामुमकिन था। सिडनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वह एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब जोसेफ ने उसे बताया कि जो लाश उन्हें मिली थी वह उसी औरत की थी जिसने उन्हें यह जगह दी थी। इसका मतलब था कि इस रहस्यमय जगह का कोई डरावना रहस्य था और इससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। हकीकत स्वीकार करने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा था। जोसेफ ने दस्तावेज पर साइन कर दिया। जैसे उसने अपना नाम लिखा, एक रहस्यमय तिजोरी अचानक से प्रकट हो गई। जोसेफ ने अपनी पुरानी डायरी की मदद से उसका कोड डाला और तिजोरी खुल गई। अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटा सा नोट पड़ा था। नोट में लिखा था, कुछ बोलो और फिर तिजोरी बंद कर दो, तुम्हारे शब्द एक कनेक्शन बनाएंगे। जोसेफ ने आदेश का पालन किया। उसने तिजोरी में झांक कर हेलो कहा और उसे बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने टेप रिकॉर्डर चलाया तो उसमें से एक अनजान आदमी की आवाज गूंज उठी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उस आवाज में सब कुछ जानने की झलक थी। यह रहस्यमय शख्स उनके बारे में सब जानता था, उनकी योजना, उनके पैसे और उनका यहाँ से भागने का इरादा। सिडनी को लगा कि यह लोग पैसों में अपना हिस्सा चाहते हैं, इसलिए उसने सौदेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर मौजूद रहस्यमय शख्स ने साफ कर दिया कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जोसेफ के दिमाग में ख्याल आया, क्या यह कोई भविष्य से बात कर रहा है या फिर किसी वैकल्पिक ब्रह्मांड से कोई चेतावनी दे रहा है। लेकिन सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वे एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके थे जिसका अंजाम उन्हें खुद नहीं पता था। सिडनी ने एक बार फिर से तिजोरी खोली और इस बार जब उन्होंने सवाल किया तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें किसी को मारना होगा। यह सुनते ही दोनों का खून जम गया। जोसेफ कांपती आवाज में पूछ बैठा, किसे? आवाज आई, एक अनजान व्यक्ति को जो यहाँ आने वाला है। तुम्हें उसे मारकर उसके सभी सबूत मिटाने होंगे, तभी तुम अपनी असली दुनिया में वापस जा सकते हो। हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं लेकिन उसे नहीं। हमें नहीं पता कि वह किस समय रेखा में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इतना निश्चित है, अगर तुम उसे नहीं मारते तो तुम्हारा अस्तित्व इस समय रेखा से मिटा दिया जाएगा। और अगर वह तुमसे पहले हमला कर दे तो तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह अनजान व्यक्ति कब हमला करने आएगा हम नहीं कह सकते, मगर एक दिन यह तुम्हें मारने के लिए जरूर आएगा। जोसेफ और सिडनी घर के अंदर लौट आए, लेकिन अब वे डरे हुए नहीं थे। वे लड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने पूरे घर में हथियार छुपा दिए।
क्योंकि यह अनजान व्यक्ति कब और कैसे हमला करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। वे बारी बारी से पहरा देने लगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन कोई नहीं आया। इस जगह से भागने का कोई तरीका भी नहीं था। हालांकि एक अजीब बात थी, भोजन कभी खत्म नहीं होता। अगर फ्रिज खाली हो जाता तो बस उसका दरवाजा बंद कर दो और जब दोबारा खोलो तो वह फिर से भर जाता। इसका मतलब था कि यह जगह किसी टाइम लूप में फंसी थी और शायद इसे कोई नियंत्रित कर रहा था। यह अब सिर्फ एक फंसा हुआ घर नहीं था, बल्कि किसी बड़े प्रयोग का नतीजा लग रहा था। एक दिन सिडनी ने इस जगह का इतिहास जानने की कोशिश की। उसने पुराने दस्तावेज और तस्वीरों को खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक चौंकाने वाला सच्चाई पता चली। इस घर का कोई अस्थायी मालिक नहीं था। यहाँ मौजूद हर चीज अलग अलग समय की थी, मानो यह सब इकट्ठा किया गया हो। 1955 के बाद इस घर के किसी मालिक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जोसेफ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि वे किसी प्रयोग का हिस्सा हैं, जैसे लैब में फंसे चूहे। उसने कई बार उस मिल में जाकर टेप रिकॉर्डर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। कुछ महीनों बाद जब सिडनी पहरे पर थी, तभी दूरबीन से उसने देखा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। वो अनजान व्यक्ति आ चुका था। इससे पहले कि वह सिडनी पर गोली चलाता, जोसेफ चिल्लाया और सिडनी फौरन घर की तरफ भागी। गोली उसके पास से गुजर गई, लेकिन अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस संघर्ष में अनजान व्यक्ति जोसेफ को घायल कर देता है और उसे मिल में ले आता है, लेकिन उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। जोसेफ समझ गया कि यह शख्स चाहता है कि वह खुद कहे कि उसने उसे मार दिया, ताकि इस जगह को नियंत्रित करने वाले लोग उसे छोड़ दें। जब उन लोगों ने पुष्टि मांगी तो जोसेफ ने झूठ बोल दिया। कोहरा बहुत था, मैं उसकी लाश नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वे जानते थे कि यह सच नहीं था। इस बीच घर में एक और तिजोरी प्रकट हुई। सिडनी से संपर्क किया गया और उससे बताया गया, हम नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन यह निश्चित है कि न तो वह तुम हो, न जोसेफ, और न ही तुम्हारे माता पिता। लेकिन अगर तुम उसे खत्म नहीं करोगी तो तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। सिडनी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह इस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। फिर वह अनजान व्यक्ति घर में दाखिल हुआ। सिडनी ने उससे मुकाबला किया और आखिरकार उसके चेहरे से मास्क हटा दिया। लेकिन जैसे उसने उस शख्स को देखा, उसकी सांसें रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी स्टेफनी थी। उसी समय जोसेफ भी वहां आ गया, लेकिन तब तक स्टेफनी ने फिर से अपना चेहरा छुपा लिया था। सिडनी उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन जोसेफ को लगा कि यह दुश्मन है। उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोली सीधे सिडनी को लगी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सामने कर दिया था। सिडनी जमीन पर गिरने लगी। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था, लेकिन वह जोसेफ को यह बताने से पहले ही मर गई कि वह कौन थी। स्टेफनी ने मौका पाकर वहां से भाग गई। अपनी बहन की मौत के बाद जोसेफ पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने अपराध बोध और पछतावे से घिरा हुआ उन रहस्यमयी ताकतों से संपर्क करता है और उनसे विनती करता है, मुझे एक मौका दो, बस एक आखिरी मौका, ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। कुछ देर की खामोशी के बाद एक आवाज गूंजती है, ठीक है, तुम्हें वापस भेजा जाएगा, लेकिन याद रखना, समय के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं होता। जोसेफ खुद को उसी दिन के ठीक पहले पाता है जिस दिन वे चोरी के पैसे लेकर उस घर में आए थे। इस बार उसने एक कठोर निर्णय लिया, अपने अतीत के खुद को मार देना। हाँ, उसने खुद को ही खत्म कर दिया और इस तरह सिडनी को उस श्रापित घर में लाने से रोक दिया। अब सारा खेल बदल चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को सुरक्षित महसूस करता, किस्मत ने फिर उसे धोखा दे दिया। एक छोटी सी गलती और उसकी बहन फिर मारी गई। जोसेफ को फिर से एक मौका मिला। फिर से वह अतीत में गया और फिर से वही हुआ। हर बार वह कोशिश करता, हर बार वह असफल रहता। कभी एक छोटी सी चूक, कभी कोई दूसरी समस्या, लेकिन अंजाम हमेशा एक ही होता, सिडनी की मौत। और यह सिलसिला अनगिनत बार चलता रहा। फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक बूढ़ा जोसेफ दिखता है, थका हुआ, टूटा हुआ और हार मान चुका। तभी एक डाइनर में सिडनी आती है, युवा, अनजान, बेखबर। जोसेफ उसे देखता है और एक उदास मुस्कान के साथ कहता है, मैंने अनगिनत बार कोशिश की तुम्हें बचाने की, मगर हर बार मैं तुम्हें खुद ही मार देता हूँ। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, तुम्हें मुझसे बचना होगा। मुझे मार दो, पैसे छोड़ दो और अपनी बेटी के पास लौट जाओ। कभी उस घर में मत जाना, वरना यह लूप कहीं खत्म नहीं होगा। सिडनी के पास कोई और चारा नहीं बचता। वह बूढ़े जोसेफ को गोली मार देती है, लेकिन तभी सायरन बज उठता है। सिडनी वहां से भाग जाती है, मगर यह क्या? इसका मतलब यह चक्र फिर से दोहरा जाएगा, क्योंकि सायरन फिर से बजा। सिडनी एक बार फिर उस घर में जाएगी, सब कुछ फिर से शुरू होगा और यह अंतहीन लूप कभी नहीं टूटेगा।
फिल्म हमें एक सवाल के साथ छोड़ती है, सिडनी की बेटी आखिर वहां कैसे पहुंची? क्या वो अपने माता पिता को खोजते वहां आई थी, या फिर किसी दूसरी टाइमलाइन में सिडनी या जोसेफ उसे लेकर वहां आए थे? जो चीज साफ थी वह यह कि यह जगह इंसानों द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि इसे नियंत्रित करने वाले इसके बारे में सब कुछ जानते थे। 1955 के बाद से यह प्रयोग जारी था और शायद इससे पहले भी कई लोग इसमें फंस चुके थे। यह जगह किसी विज्ञान प्रयोग का हिस्सा थी या फिर एक शापित भूल भुलैया? क्या सच में कोई बाहर निकल पाया? हर टाइम ट्रेवल फिल्म की तरह यह भी बेहद जटिल और रहस्यमय। शायद यह सिर्फ एक समय का खेल था या फिर एक ऐसी कड़ी जिसे कभी कोई तोड़ ही नहीं पाया। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक और रहस्यमय और रोमांचक कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।